hell in Hong Kong. Firefighters in Hong Kong are working to reach anyone who may still be trapped in that high-rise apartment complex that caught fire. और अब बात हांगकांग के भीषण अग्निकांड की। हांगकांग के ताई पो जिले में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 44 हो गई है, जबकि करीब 300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आग में कई इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। हेलो एवरीवन, ये जो न्यूज़ आपने देखी, इस न्यूज़ ने जब ये न्यूज़ मैंने देखी तो मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया कि हम जो हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, क्या हम लोग सेफ हैं? अगर ऐसा हादसा हम लोगों के साथ हो गया तो क्या होगा? क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है? किससे बात करें इस बारे में? सबसे बड़ी बात यह है। तो थैंक गॉड डॉक्टर सुभाष सर हैं हमारे साथ। सुभाष सर के बारे में अगर बात करूँ तो सुभाष सर आपका इंडियन एयरलाइन सर्विसेज के अंदर जीएम रहे हैं। सर ने कंट्रोल किया है आपका फायर सेफ्टी के अंदर, और सर ने फायर सेफ्टी कंट्रोल किया है लगभग 127 एयरपोर्ट के अंदर। मैं चाहूँगा कि सर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, बट पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, इस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं सर आपसे चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने बारे में सर बताएं लोगों को। मैं 82 में फायर इंजीनियरिंग कोर्स किया नागपुर से, जहाँ इंडिया का फर्स्ट कोर्स था फायर इंजीनियरिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में कॉलेज था। ओके। फिर मैंने आगे पढ़ाई भी किया, फायर से सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड अदर कोर्सेज किया, MBA डिजास्टर किया। फिर मैंने PhD किया फायर सेफ्टी पर, और मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से PhD मैंने किया। अब मैं एज ए जनरल मैनेजर फायर सर्विस एंड फायर ट्रेनिंग रिटायर हुआ हूँ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, जो ये न्यूज़ आई है बेसिकली हांगकांग से, और ये हांगकांग से नहीं, वैसे बात करें तो हम नोएडा में भी ये आने लगी है आज के टाइम पे। इंडिया में बात करें, अभी गोवा के अंदर ही हम डिस्कशन कर रहे थे ऑफलाइन की, गोवा में भी क्लब के अंदर आग लग गई। तो फायर सेफ्टी को लेके हमारे यहाँ पे क्या पोजीशनिंग है आज के टाइम पे? देखिए, हांगकांग की थोड़ी सी डिफरेंट केसेस है। हांगकांग में जो फायर हुआ, ये 8 टावर है जो 40 स्टोरी के करीब टावर थे, और जो उसमें जो बिल्डिंग मेंटेनेंस में था, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसकी मेंटेनेंस में था। अबाउट 4000 लोग वहाँ पर रहते थे, और मेंटेनेंस था उसमें। जो मेंटेनेंस में वहाँ पर जनरली क्या होता है हांगकांग में कि बांस यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस के लिए, और जो आगे सेफ्टी के लिए जो घबराते वो सिंथेटिक रहता है, नेट जेल जो रहता है। हाँ, सिंथेटिक रहता है। और उसके चलते एक में फायर हुआ कुछ भी कारण से, जिसको फैल गया बहुत जल्दी। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर बांस नहीं यूज़ करते हैं, वो आयरन के स्कफल यूज़ करते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम सेफ हैं? हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हांगकांग से सेफ हैं हम लोग, या हांगकांग से बुरी स्थिति है हमारी? मुझे लगता है कि हांगकांग से सेफ नहीं है, बुरी स्थिति है। हांगकांग का थोड़ा केस अलग था, और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें फायर सर्विसेज की जो व्हीकल्स है, वो बहुत से हाई राइज बिल्डिंग में अंदर घुस नहीं सकता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितनी भी टर्न टेबल लैडर जिसका आप 55 फीट तक जाता है, या 65 फीट तक जाता है, 75 फीट तक जो बिल्डिंग जो वो जा नहीं सकता। सेकेंड प्रॉब्लम आ रहा है कि जितनी भी कार पार्किंग है, ओपन में कार पार्किंग है, वो ओपन में कार पार्किंग ऐसे जगह लगाएगा जहाँ फ्लैट है, उस फ्लैट के साथ कार पार्किंग लगाया गया है। तो गाड़ी जा भी नहीं सकती है, यदि गाड़ी गई भी तो कार पार्किंग का इतना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसमें जो बहुत ज़्यादा मतलब फायर फाइटिंग में हर्डल इसमें आएगा। थर्ड चीज़ है कि जो एग्जिट है, जितने भी आप स्टेयर केस है, उस स्टेयर केस में आप देखोगे कि कुछ न कुछ सामान जो है वो रखे रहते हैं, चाहे वधर बच्चों की साइकिल ही खड़ी हो जाएगी, साइकिल है, गमले हैं, प्लस कुछ भी सामान जो आप मेंटेनेंस में रखते हो वो डाल दिया, तो वो हर्डल एग्जिट में प्रॉब्लम आता है। यदि कुछ ऐसा हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है। तो बेसिकली लोगों से तो RW से लोग यही अपील करना चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं, अपने फायर सेफ्टी पे काम करें, जो बैकेंड जगह है उन पे चीज़ों पे काम करें। सर एक और आप बता रहे थे बेसिकली क्या ये नॉर्म बन गया है कि हर बिल्डिंग के, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना जरूरी है? यूपी में है, ओके, मिलिट्री हो गया, उनकी ट्रेनिंग है। ट्रेंड आदमी रखना, ऐसे भी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, फायर से ट्रेन होना चाहिए, और वो आदमी को फायर सेफ्टी ऑफिसर होगा। उसका काम है पूरी फायर सेफ्टी में ट्रेनिंग देना है, मेंटेनेंस
आपका करना, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करना, टेस्टिंग करना है, सब करते रहना। तो सर ये क्या मतलब, जैसे एक सोसाइटी है उसमें 4 5 8 टावर है, तो उसमें उस पे एक है या हर टावर पे एक है? ऐसा तो नहीं है, एक सोसाइटी में है। एक सोसाइटी में एक है, ताकि एक बड़ा ट्रेन होगा, वो धीरे धीरे टावर वाइज लोग ट्रेनिंग करेगा तो चीज़ें होगी। तो इट मीन्स एक मैसेज जो मैं आपकी तरफ से लोगों को देना चाहता हूँ, जब कभी भी आपके सोसाइटी में मैसेज हो कि फायर सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग हो रही है, प्लीज़ उसको बिल्कुल लाइटली ना लें। वो ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर करें बेसिकली। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जनरली कई सारे RWA के लोगों को मैं जानता हूँ। मतलब देखो, सेफ्टी तो हर कोई चाहता है अपनी, क्योंकि RWA में लोग हैं, इट मीन सोसाइटी के अंदर है, तो कोई भी अपने घर को अनसेफ नहीं रखना चाहता। तो कई लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ फायर सेफ्टी की टेस्टिंग हो जाए, काम हो जाए, चीज़ें हो जाएँ। तो लोग अप्रोच करते हैं, तो होता क्या है कि एक कुछ पैसे लेके NOC मिल जाती है, दैट्स इट। कोई प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर चीज़ों के लिए नहीं होती। तो क्या कोई RWA अपनी सोसाइटी के अंदर प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर चीज़ों सेफ्टी के साथ कराना चाहे तो किसको अप्रोच करे? क्या आपको अप्रोच कर सकती है? पॉसिबिलिटी है? नहीं, मैं ये कि मेरी अप्रोच की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि RWA जो है वो उनका एक ही रहता है कि मुझे NOC मिल जाए जी। वो तो मुझे 3 साल या 5 साल के लिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। NOC लेने के बाद भी एवरी ईयर उनको ऑडिट कराना चाहिए, जी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराए, ऑडिट की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करना चाहिए स्टेट फायर सर्विसेज को, ये ऑडिट कराया, और फिर जो कमी होगा ऑडिट में उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन बहुत से RWA ध्यान नहीं देते हैं कि वो ऑडिट करना चाहिए, जिससे बहुत सा प्रॉब्लम आता है। जैसे पार्किंग का बोल रहे हैं कि पार्किंग ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियाँ जा नहीं सकती फायर फाइटिंग की, जी। आपका हाइड्रेंट सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा, आपके पास पंप नहीं लगे हुआ है, जी। आपके पंप जो है वो नहीं लगे हुआ, बहुत सारे डीजल पंप नहीं लगे हुआ है, ये सब चीज बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो सिस्टम से स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं बहुत जगह लगे, जहां आपको बताएगा कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है इतने हाई रेंज इतने स्टोरी बिल्डिंग, वो आपको वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगेगा। मतलब सब चीज एग्जिट का प्रॉब्लम है, बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इस चीज के लिए NOC लेने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप जो सिस्टम लगे हुए भी हैं वो सिस्टम नॉन प्रोफेशनल से सिस्टम लगवा रहे हैं। जी। फायर फाइटिंग जो सिस्टम्स लगाते हैं उससे न लगा के कोई नॉन प्रोफेशनल है उनसे लगवा रहे हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम आ रही है। जी। इसके लिए एक है कि प्रोफेशनल है, एक मेरी अपनी सलाह है, उनको एक पैनल कर लेना चाहिए जो प्रोफेशनल है और उनसे सजेशन लेना चाहिए और उन्हीं से अपना मेंटेनेंस का करवाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जैसे लिफ्ट और चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो आए दिन हम यूज़ करते हैं, लोगों को लगता है ये शायद यूज़ में नहीं आता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ज़रूर करना चाहिए लोगों को। सर हम आते हैं बेसिकली बहुत बड़े दूसरे पार्ट पे अपने, थोड़ा सा अब बताएं रिटायरमेंट के बाद लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब मैं बिल्कुल अपना अपॉइंटमेंट लिए आ गया आपके पास और आप निकल रहे थे, थैंक यू, भी टाइम दिया इसके बाद भी। क्या चल रहा है, मतलब आज संडे वाले दिन कहाँ क्या मीटिंग चल रही है आपकी? मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैंने हायर एजुकेशन PhD किया जी। एविएशन फायर में PhD किया। PhD करने के बाद मैं अभी बुक लिख रहा हूँ, ओके। एविएशन के ऊपर ही बुक लिख रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है कि मैंने अपनी कंपनी खोला है, कंपनी खोलने के बाद जो है वो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम्स के ऊपर कंपनी खोला, और वो कंपनी हमने जितने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बहुत से शुगर मिल है, इवन हम बाहर की कंपनी में युगांडा में मैंने काम किया, अभी गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, और उसमें सिस्टम्स के ऊपर हम लोग बहुत सा है। अभी हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड हायर एजुकेशन के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी, जो हमने अभी इंडोनेशिया से काम किया। इंडोनेशिया के ऊपर जो हमारे एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हुआ, अभी युगांडा के साथ हमारी बातचीत चल रहा है, तो वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। तो वही का, और सेकेंड अभी नई है कि हमने अभी फायर फाइटिंग व्हीकल्स बनाना है, जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल एयरपोर्ट के लिए है, जो अभी फैक्ट्री अभी इंडिया में लगाया है, जो इंडिया में बनता नहीं था, हम बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके मेक इन इंडिया के नाम से बना रहे हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेक इन इंडिया के नाम से, और यहाँ से गाड़ी सप्लाई होगा आपको एशिया में, एशिया पैसिफिक में, आपका गल्फ क्या बोलते हैं, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस सब में हम गाड़ी यहाँ से सप्लाई करें।
सर प्राउडिंग बात है बिल्कुल, मेक इन इंडिया की फायर की गाड़ी ऐसी जाएंगी। थोड़ा सा सर हम एयरपोर्ट से रिलेटेड भी बात करते हैं क्योंकि आपका उस पर बहुत एक्सपीरियंस रहा है और आपने बात करें तो सारे एयरपोर्ट इंडिया के टाइम आपके कंट्रोल में थे। एयरपोर्ट पे जो गाड़ियाँ होती हैं फायर सेफ्टी वाली गाड़ियाँ, वो इंडिया में तो बनती नहीं थी। अब आप बता दो, बनाना स्टार्ट करोगे कहाँ बनती थी और कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? गाड़ियाँ बाहर की कंट्री से होता था, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से होता था। अभी लेटेस्ट अभी गल्फ कंट्री से आना शुरू हुआ, कुछ कंट्री गल्फ कंट्री वाला भी सप्लाई कर रहा है। और ये गाड़ी में खूबी ये है कि ये गाड़ी आपको जो भी फायर फाइटिंग होता है एयरक्राफ्ट के, कोई भी एयरक्राफ्ट में फायर हो तो 3 मिनट्स के अंदर हमको कंट्रोल करना पड़ता है, जी। जो इंडिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, जितनी हॉर्स पावर की गाड़ी नहीं है। चाहे आपका इस गाड़ी में है कि वो कंट्रोल हमको 3 मिनट्स के अंदर, इसकी एक्सीलरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्पीड बहुत अच्छा है। और ये गाड़ी में चलते चलते ये फायर फाइटिंग कर सकता है। जो अब कोई भी सिटी फायर ब्रिगेड हो, चाहे दूसरे फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल फायर ब्रिगेड हो, वहाँ चलते चलते फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। ये गाड़ी फायर फाइटिंग चलते चलते ही वैसे फायर फाइटिंग भी कर सकता है। तो शायद मेरे ख्याल से पानी तो नहीं चलता, फोम शायद, है सब ना? चीज चलता है, पानी, के फोम, है, सब फोम कुछ। है। इसकी अच्छा। पानी की कैपेसिटी भी बहुत हाई लेवल रहता है, जो स्टेट फायर सर्विसेज में, सिटी फायर ब्रिगेड में नहीं है। ओके इसके अंडर फोम कैपेसिटी भी बहुत हाई लेवल रहता है, ओके करीब 1200 लीटर के करीब फोम रहते हैं, ट्राई केमिकल पाउडर रहते हैं, ओके और CO2 है। बहुत से सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं। ओके और ये सिस्टम है कंप्यूटराइज गाड़ी है। आप Okay. कंप्यूटर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, आपका जितना मॉनिटर लगा हुआ है उस पर गाड़ी के ऊपर, वो आप बैठे बैठे, आप कैबिन के अंदर ही बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो। तो और गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं मतलब हमेशा? गाड़ियाँ स्टार्ट रहेगी, गाड़ियाँ फायर फाइटिंग कर दी, गाड़ियाँ एयरक्राफ्ट के अंदर फायर फाइटिंग करते हुए, आप एयरक्राफ्ट में कोई भी फायर हो तो गाड़ी स्टार्ट में चलते हुए चलती ओके। फायर फाइटिंग कर सकते हैं, जो स्टेट सिटी फायर ब्रिगेड। कितना टाइम होता है जनरली एक फायर की आपको न्यूज़ मिली और उससे रिस्पॉन्स करने में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? मुझे बताते रहे कि हमारे फायर स्टेशन जो है मैक्सिमम एयरपोर्ट में मिडिल ऑफ रनवे रहता है, ओके और विद इन हम लोग को 3 मिनट्स के अंदर कंट्रोलिंग करना पड़ता, फायर कंट्रोल करना। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, इसका टाइम ऑफ कंट्रोल बेसिकली 3 मिनट के अंदर कंट्रोल करना है ना आपको? कंट्रोल करना पड़ता, रिस्पॉन्स टाइम तो है ही नहीं, कंट्रोल करना पड़ता है। रिस्पॉन्स टाइम तो हमेशा एक्टिव है। एक्टिव रहना पड़ता है। तो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं जो एयरपोर्ट के, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। 24 आवर्स जो है, यदि 24 आवर्स का ऑपरेशन है तो 24 आवर्स गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, वाह, गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। तो मतलब- वो उनको बहुत तुरंत एक्शन लेना ही पड़ता है। तो सलूट है लोगों को कि बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, चीज़ों के लिए। और सर कोई आप टिप देना चाहोगे लोगों को, कोई वो देना चाहोगे कि जो शांति के साथ सो सकें? क्या घर में लोगों को सिलेंडर रख लेने चाहिए फायर सेफ्टी के? जो मेरे घर जिससे में तो है सिलेंडर रखा हुआ, मैंने एक एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है 10 kg का, ओके ABC का रखा हुआ है। प्लस सबको रखना चाहिए। प्लस मेरी अपनी ये है कि एक आप एग्जिट या एंट्री पॉइंट पर एक ट्रे रखना चाहिए। उस ट्रे में एक हथौड़ी, हैमर, रोप, ये सब रखना चाहिए, जिनके इनकेस यदि कोई अर्थक्वेक आ गया, अच्छा कुछ ऐसा हुआ, तो आप निकल सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, आप बाहर कर सकते हैं, आप अपने सेफ्टी के लिए ये चीज़ रखना चाहिए। आप कहीं जाइए तो सबसे पहले, कोई भी मॉल्स में जाइए, सबसे पहले अपनी एग्जिट पॉइंट देखिए कि मेरा एग्जिट पॉइंट, फायर एग्जिट किधर है। वो आपका कोई पिक्चर हॉल में जा रहा है तो पहले फायर एग्जिट का पॉइंट देख लें कि कहाँ पर पॉइंट है, और उससे अपने दिमाग में सेट हो जाता है कि हमारा फायर एग्जिट, इन केस कुछ होता है तो हम इधर से निकल सकते हैं। मॉल्स में जाएं, वो भी देखें, सेफ्टी अपनी पूरी ध्यान रखें, और कोई भी चीज़ में पैनिक ना हो। पैनिक होने से नहीं काम चलेगा, पैनिक ना हो, कंट्रोल वे में अपना होना। पैनिक होने से स्टैम्पेड का ज़्यादा चांसेस रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती तो है। वो थोड़ी सी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, आपका जितने फायर स्टेयरकेस है उसको क्लीन रखना चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। और यदि फायर होता है तो लिफ्ट नहीं यूज़ कीजिए, आप स्टेयरकेस से, या अर्थक्वेक है चाहे, तो उसमें लिफ्ट मत यूज़ कीजिए, आप स्टेयरकेस से नीचे आइए। और फायर जोन बना हुआ है एवरी हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पर आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो आप यहाँ पर खड़ा, तो वहाँ पर ही जाइए। और मेरी अपनी है कि जितनी भी ओपन पार्किंग है, ओपन पार्किंग फ्लैट
की तरफ, जो हाई राइज बिल्डिंग की तरफ नहीं होना चाहिए, बाउंड्री की तरफ होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ताकि गाड़ी मूव हो सके। गाड़ी हो सके। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, हमें टाइम दिया। थैंक यू। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली सर की तरफ से न्यूज़ यही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट बस ज़रूरत है कि हमें जागरूक होने की, हमें अपने राइट्स जानने की, हमें और हमारे RWA के साथ हमें काम करने की, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, और हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सर को दोबारा रीच आउट करूँगा। सर के पास मेरी एंट्री है, मैं घर में बिना मोबाइल निकाल जाता हूँ, तो पूछ लूँगा सर से, और पूछ के आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।